कुमार, स्वागत है आपका रेनेशा आईएएस में। चलिए हम लोग आज करेंट अफेयर्स के क्लासेस को बढ़ाते हैं। जेपीएससी पेपर 1 के अंतर्गत कुल 15 प्रश्न समसामयिकी से आने वाले हैं, नेशनल इंटरनेशनल इकोनॉमिकल etc। तो उसमें से राष्ट्रीय को हम लोग कर चुके हैं जनवरी 2020 से मार्च 2021 तक। आज जो हम लोग इंटरनेशनल पर देखेंगे क्या क्या यहाँ पर बनता है, ठीक है। इसी तरीके से बीच बीच में मैं क्लास लेकर के इससे मैं समाप्त कर दूंगा। और जो जिस बुक को मैंने कहा है उस बुक को ले लीजिएगा। मैं कम्युनिटी टैब में क्या करूंगा कि उसके कवर पेज को डाल दूंगा ताकि आपको इजी हो जाए। तो देखिए, इंटरनेशनल सेक्शन में जब भी आप पढ़ने बैठिए एक एटलस को जरूर ले लीजिए और जिस भी देश के बारे में बात हो रही है उस देश को एक बार देख लीजिए, उसके कैपिटल को देख लीजिए, उसके मुद्रा करेंसी को देख लीजिए। जितना कम से कम कर लीजिए। भारत के पड़ोसी देश हों तो थोड़ा सा और डिटेल ले सकते हैं। जब हम लोग अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स की बात करते हैं सिविल सेवा की दृष्टि से कि क्या क्या पढ़ना चाहिए इसमें, तो इसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की। इसकी स्थापना कब हुई थी, कितने मेंबर्स हैं, इसका आपका बैठक कहाँ हुआ, शिखर बैठक जिसमें कि प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति भाग लेते हैं, उसका थीम क्या था, कि कुछ अगर विशेष घोषणा हुआ है तो उस घोषणा के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। तो सारा जो है एक क्लास में मैं ले चुका हूँ। अंतर्राष्ट्रीय संगठन का क्लास, योजना का क्लास, संभव होगा तो मैं उसका लिंक दे दूंगा, वहाँ पे देख सकते हैं। तो उस वीडियो को कंप्लीट कर लीजिएगा क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय संगठन भी आपका एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन है, विविध सेक्शन जेपीएससी पेपर 1 में। तो चलिए, अंतर्राष्ट्रीय संगठन में आपको क्या क्या पढ़ना है अपने बुक को खोल लीजिएगा, जिस बुक को मैंने बताया है। उसके बाद जो भी मैं बताऊंगा वहाँ पर पढ़ते जाना है, टिक मारते जाना है, उसको फिर रट जाइए और राइटिंग प्रैक्टिस कर लीजिए। तो पहला जो है आपका अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बनेगा। यहाँ पर देखिए दिया तो बहुत कुछ है यहाँ पर है, लेकिन उतना कुछ नहीं पढ़ना है। जो जो मैं बोल रहा हूँ पढ़ लीजिए, वो पर्याप्त होगा। पहला, जो बाइडेन राष्ट्रपति बने हैं, कमला हैरिस उपराष्ट्रपति बने हैं। यहाँ एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जो बाइडेन 78 साल में राष्ट्रपति बने हैं और यह अमेरिका के राष्ट्रपतियों के इतिहास में सबसे उम्र दराज राष्ट्रपति बन गए हैं। कमला हैरिस जो उपराष्ट्रपति बनी हैं, इनके बारे में ध्यान रखिएगा कि भारतीय जमैका मूल की अमेरिकी हैं। इनकी माता भारतीय थीं और भारतीय मूल की थीं और जो पिता हैं वो जमैका मूल के हैं और माता तमिलनाडु से संबंध रखती थीं और 1958 में वो भारत छोड़ करके चली गई थी। पहला ये ध्यान रखना है। दूसरा ये ध्यान रखना है कि यह डेमोक्रेटिक पार्टी से संबंध रखते हैं, जो बिडेन, क्लियर। और जो ट्रंप हारे वो किस पार्टी से संबंध थे, वो थे आपके रिपब्लिक पार्टी से। देखिए, वहाँ जो राष्ट्रपति चुनाव होता है उसका फैसला इलेक्टोरल वोट के अनुसार होता है। तो इस वोट में कितना किसको मिला है उसको थोड़ा कर लीजिएगा। 232 मिला ट्रंप को और इनको जो मिला है 306, क्लियर। इसके अलावा यहाँ पर एक चीज़ और कर लीजिएगा, जो राष्ट्रपतियों का लिस्ट देखेंगे आप उसी जगह दिया हुआ है, वहाँ पहला राष्ट्रपति कौन थे, तो जॉर्ज वाशिंगटन थे, ठीक है। 1789 में बने थे पहले राष्ट्रपति जब अमेरिका का संविधान बना था। उसके बाद सीधे 16वें राष्ट्रपति कौन थे, वे अब्राहम लिंकन थे। 1861 से 65 गृह युद्ध जब अमेरिका में हुआ था, नॉर्थ और साउथ अमेरिका के बीच में, तो उसके बाद अमेरिका और सुदृढ़ होकर के बाहर निकला था, उस समय ये राष्ट्रपति थे। तीसरा जो आपको करना है कि कौन किन किन राष्ट्रपतियों के काल में आर्थिक मंदी अमेरिका में आया था, उन तीनों राष्ट्रपतियों के नाम को याद कर लीजिएगा, कुलिज, हुबर और रूजवेल्ट, ठीक है। और एक इसी में आ जाता है कि सेकेंड वर्ल्ड वार किस राष्ट्रपति के समय हुआ था, तो रूजवेल्ट के समय में हुआ था। और पहला वर्ल्ड वार कब हुआ था, तो वुड्रो विल्सन के समय हुआ था, जो 1913 से 1921 तक अमेरिका के राष्ट्रपति थे। इसके अलावा लेटेस्ट में अगर देखा जाए तो लास्ट 3 राष्ट्रपति को कर लीजिएगा, ओबामा 2009 से 2017 और उसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप 2017 से 2021 और जो बिडेन 2021 से। इसके अलावा एक चीज़ और करना है कि भारत कौन कौन राष्ट्रपति अभी तक अमेरिकी राष्ट्रपति आ चुके हैं, उसको थोड़ी देर बाद करेंगे। जो ट्रंप यात्रा के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ये तो चुनाव से रिलेटेड था। ट्रंप जो भारत यात्रा पर आए थे उस संदर्भ में जब पढ़ा जाएगा उस समय हम लोग कर लेंगे उसको। पुर्तगाल के नए राष्ट्रपति बने हैं मार्सेलो रिबेलो डी सोसा, इसको कर लीजिएगा। म्यांमार, यहाँ पर सत्ता पर सेना ने कब्जा कर लिया है 1 फरवरी 2021 को। क्यों कर लिया,
क्योंकि सेना का कहना था कि चुनाव में म्यांमार में गड़बड़ी हुई है, ठीक है, यानी कि सही तरीके से आंग सान सू की नहीं चुनी गई हैं। एक तरह से आप बोल सकते हैं निराधार आरोप लगा करके जो है सत्ता पर कब्जा कर लिया, और आंग सान सू की को जो लंबे समय तक पहले ही नज़रबंद रही थी फिर से उनको नज़रबंद कर दिया गया, ठीक है। अगला जो है बेबेल राम, इम्पोर्टेंट है, ये भारतीय मूल के व्यक्ति हैं जो सेशल्स के प्रेसिडेंट बने हैं। बेबेल राम, सेशल्स जो है हिंद महासागर में एक छोटा सा द्वीप है, एटलस में इसको देख लीजिएगा, एटलस साइड में रखना है, ओके, एटलस में देखते जाइए और चिन्ह लगाते जाइए कि हाँ यहाँ पर सेशल्स है। और सारे का कैपिटल करेंसी चाहे तो आप देख सकते हैं, अगर नहीं याद है तो, याद है तो कोई उससे ज़रूरी नहीं है, रिवीजन हो जाएगा, देख लीजिएगा। तो न्यूजीलैंड की नई प्रधानमंत्री कौन बनी है? तो जेसिंडा अर्डर्न बनी है, ये दूसरी बार लगातार बनी है, ओके। और जापान के नए प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा, क्लियर। शिंजो आबे पहले थे, स्वास्थ्य कारणों से उन्होंने छोड़ दिया पद को। इनका पार्टी का नाम याद रख लीजिएगा, योशिहिदे सुगा का लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी, क्लियर। अगला जो है श्रीलंका, ये इंपॉर्टेंट है, दक्षिण का हमारा पड़ोसी है। यहाँ के जो राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री हैं दोनों भाई हैं, ठीक है। तो पीएम कौन है? महिंद्रा राजपक्षे, ये बड़े भाई हैं, और गोटाबाया राजपक्षे जो हैं प्रेसिडेंट हैं, ये छोटे भाई हैं, क्लियर। इराक के नए पीएम बने हैं मुस्तफ़ा कादमी, क्लियर। इराक भी हमारा बहुत ज़्यादा दूर का पड़ोसी नहीं है, सामने है, इसको कर सकते हैं। ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री बने हैं बोरिस जॉनसन, किस पार्टी के हैं? ये प्रश्न जो है अक्सर आ जाया करता है, कंजर्वेटिव पार्टी के हैं। अब ब्रेग्जिट के समर्थक रहे हैं। ब्रेग्जिट का अर्थ होता है ब्रिटेन को जो यूरोपियन यूनियन से एग्जिट कराना था, ठीक है, वी आर फॉर ब्रिटेन, एग्जिट फॉर एग्जिट, बाहर करना। तो यूरोपियन यूनियन से बाहर करने में सफल भी रहे हैं, ये भी आगे आएगा करंट में। ताइवान की नई प्रेसिडेंट कौन बनी है? ठीक है, तो साई इंग वेन बनी है। इनका महत्व क्यों है? क्योंकि ये ताइवान की पहली महिला राष्ट्रपति बनी हैं और चीन की प्रबल विरोधी मानी जाती हैं और कम्युनिस्ट पार्टी की भी प्रबल विरोधी मानी जाती हैं। चीन इसके कारण कुछ ज़्यादा ही परेशान रहता है, उसका इच्छा है कि ताइवान को किसी तरह से चीन में मिला लिया जाए, जैसे हांगकांग और मकाओ, तिब्बत इत्यादि पर उसने कब्जा कर रखा है। अब आइए, मॉरिशस में आम चुनाव हुए हैं और वहाँ पर जो नए प्रधानमंत्री बने हैं वो प्रविंद जगन्नाथ थे, भी भारतीय मूल के हैं। कोरोना काल ने बहुत कुछ चीज़ों को बदल करके रख दिया। एक और आप व्यापार वाणिज्य देखते हैं, दूसरी ओर शिक्षा सेक्टर, प्रशासन, हर चीज़ को बदला। उसी तरीके से विदेशी संबंधों को भी बदल दिया। पहले जहाँ प्रधानमंत्री राष्ट्रपति देश विदेश में दौरे जाया करते थे, दूसरे देश के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति आते थे, उसी प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ करता था, सैकड़ों नेताओं की वहाँ पर एक साथ जो है आपका बैठक होती थी। इन सारे को चेंज कर दिया, अब पूरी तरह से आभासी दुनिया में लेकर के आ गया है। उसी संदर्भ में पहला क्वेश्चन बनता है कि मोदी ने पहली बार ऑनलाइन शिखर बैठक किस देश के राष्ट्र प्रमुख के साथ की, प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति के साथ? तो इम्पोर्टेंट आपका बन जाता है। तो ऑस्ट्रेलिया के स्कॉट मॉरिसन जो प्राइम मिनिस्टर हैं, उनके साथ पहली बार ऑनलाइन बैठक हुआ। इसके बाद जो आपको कर लेना है, भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच जो 15वां शिखर बैठक हुआ है उसमें वर्चुअल भी हुआ है, ओके। इसलिए मेज़बानी बहुत मैटर नहीं रखता है, केवल नाम दे दिया जाता है कि ये मेज़बान है, वो मेज़बान है, लेकिन मेज़बानी कोई मैटर नहीं रखता है। तो इसमें नरेंद्र मोदी ने भारत की ओर से भाग लिया और यूरोपियन यूनियन की ओर से 2 प्रमुख नेताओं ने भाग लिया। एक यूरोपियन काउंसिल के हेड चार्ल्स मिशेल और दूसरे यूरोपियन कमीशन के हेड उर्सुला वान डेर लेयन। इस बैठक में क्या क्या हुआ नहीं हुआ ये तो मुख्य परीक्षा का चीज़ है, लेकिन इतना जरूर याद कर लीजिएगा कि कौन कौन भाग लिए थे। यूरोपियन कमीशन और यूरोपियन काउंसिल के हेड का नाम जो है जरूर आप याद रखेंगे, ये एग्जाम में अक्सर आ जाया करता है। एक प्रमुख घटना जरूर हुई, इंडिया यूरोपियन यूनियन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप ए रोड मैप 2015, ओके। और यू के मेंबर वगैरह जो हैं वो लिख दिया है मैंने वहाँ अंतर्राष्ट्रीय संगठन वाले वीडियो में। वहाँ 27 मेंबर हैं। 2000 से पहला बार बैठक हुआ था भारत और यू का जो शिखर बैठक है लिस्बन पुर्तगाल से। जैसा कि आपको पता है 72वें गणतंत्र दिवस 2021 में कोई भी राष्ट्र प्रमुख भारत का मुख्य अतिथि नहीं बना कोरोना के कारण, लेकिन पिछले साल 2020 में
71वां गणतंत्र दिवस जब मनाया जा रहा था तो ब्राज़ील के जो राष्ट्रपति हैं जाइर बोल्सोनारो वो मुख्य अतिथि के रूप में आए थे। अगला जो है डोनाल्ड ट्रंप की यात्रा, क्लियर, जो भारत यात्रा पर आए थे तो 24 फरवरी और 25 फरवरी 2020 को भारत की यात्रा पर रहे और ये 7वें राष्ट्रपति बने अमेरिका के जो भारत की यात्रा पर आए। इनका जो एक प्रमुख कार्यक्रम था अहमदाबाद के मोटेरा स्टेडियम में, नमस्ते ट्रंप, ओके। और जो इससे पहले आए हुए हैं राष्ट्रपति, अमेरिकी राष्ट्रपति भारत की यात्रा पर, तो सबसे पहले आए थे डी आइजनहावर 1959 में, जवाहरलाल नेहरू के प्रधानमंत्री जब यहाँ पर थे। निक्सन आए 1969 में जब इंदिरा गांधी यहाँ की पीएम थी। जिमी कार्टर 1978 में जब मोरारजी देसाई थे और बिल क्लिंटन 2000 में जब अटल बिहारी वाजपेयी थे। और जॉर्ज डब्ल्यू बुश जो आए 2006 में जब मनमोहन सिंह यहाँ पर पीएम थे। और बराक ओबामा 2 बार आए, एक बार 2010 में और एक बार 2015 में। 2010 में जब आए तो मनमोहन सिंह पीएम थे और 2015 में जब आए तो कौन पीएम थे? नरेंद्र मोदी। और डोनाल्ड ट्रंप 2020 में भारत की यात्रा पर आए और उस समय पीएम नॉर्मली हैं नरेंद्र मोदी थे। ठीक है, इतना कर लीजिएगा, काफ़ी होगा। अब आइए रूस के विजय दिवस परेड। विजय दिवस क्यों मनाता है? विक्ट्री डे, जब उसने 75 साल पहले नाजी को पराजित किया था, जर्मनी के हिटलर की सेना को पराजित किया था, इसलिए मनाया जाता है। तो इसमें भारत की भी छोटी सी सैन्य टुकड़ी ने भाग लिया और साथ ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी भारत का प्रतिनिधित्व करने रूस पहुँचे। दिन पहले हमारे जो विदेश मंत्री हैं जयशंकर और जो वहाँ के चीन के विदेश मंत्री वांग यी, उन दोनों के बीच एक वार्ता हुई थी, जिसके बाद शांति के लिए, दोनों देशों के सीमा पर शांति के लिए 5 बिंदु पर समझौता हुआ था। तो 5 बिंदु जो है संख्या याद रखिएगा, इसमें क्या क्या है तो मैक्सिमम जो है सीमा से रिलेटेड है, उसको एक बार रीडिंग मार लीजिएगा, याद करने का नहीं ज़रूरत है। अब किस पड़ोसी देश को भारत ने वित्तीय संकट से निकालने के लिए $25 करोड़ की सहायता दी है? तो यह है मालदीव, ओके। अब आइए, इजराइल का शांति समझौता किन किन पड़ोसी मुस्लिम देशों के साथ हुआ है? ये इसमें है संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन और सूडान। ये भी प्रश्न आ सकता है इस बार। भारत सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य बन गया है। कब बना है वो इम्पोर्टेंट है। 1 जनवरी 2021 को बना है पहला। कब तक रहेगा? तो 2 साल रहता है, तो 1 जनवरी 2021 से 31 दिसंबर 2022 तक रहेगा, ओके। यानी कि अगला साल 22 का दिसंबर तक रहेगा। तो यहाँ पर एक चीज़ और याद कर लीजिएगा, चूँकि 5 मेंबर्स जो हैं एक साथ चुने, 5 तो अस्थायी होते हैं, ब्रिटेन, रूस, फ्रांस और चाइना और अमेरिका, वो 5 तो अस्थायी होते हैं, तो हटते नहीं हैं। बाकी जो भी आते हैं 2-2 साल के लिए आते हैं। हर साल चुनाव होता है, हर साल 5 हटते हैं पुराने वाले और 5 नए आते हैं। तो इनके साथ भारत के साथ कौन कौन प्रवेश किया था उसको कर लीजिएगा। उसमें नॉर्वे, मैक्सिको, आयरलैंड और केन्या है। ठीक है, यह 8वां अवसर है जब भारत को सुरक्षा परिषद की अस्थायी सदस्यता प्राप्त हुई है। 8वां अवसर, इसको ध्यान रखिएगा। अब आइए, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इससे आपको पता है कि कोरोना काल में चीन का पक्ष लेने का आरोप लगाते हुए डोनाल्ड ट्रंप द्वारा अमेरिका को बाहर कर लिया गया था WHO से। लेकिन जैसे ही जो बिडेन 20 जनवरी 2021 को राष्ट्रपति बने, उनका लगभग पहले कुछ डिसीजंस में एक डिसीजन यह भी था कि अमेरिका फिर से जो है विश्व स्वास्थ्य संगठन का जो है एक मेंबर बनेगा। इसके कारण 6 महीने के बाहर रहने के बाद अमेरिका फिर से WHO का मेंबर बन चुका है। अब आइए ब्रिटेन जो है 31 जनवरी 2020 से यूरोपियन यूनियन से अलग हो गया। इस डेट को याद रखिएगा, 31 जनवरी 2020। लेकिन इस दिन से ही लागू नहीं हुआ, 11 माह का समय दिया गया, क्योंकि बहुत सारे, जब इतने लंबे समय तक एक संगठन में रहा कोई भी देश रहता है तो तुरंत अचानक जो है एग्जिट करना मुश्किल होता है। इसलिए 11 माह का ट्रांजिशनल टाइम दिया गया, संक्रमण का समय दिया गया, ताकि जो भी बचे खुचे मामले हैं वो दोनों पक्ष जो हैं आपस में सोल्व कर लें। अंततः 31 दिसंबर 2020 से पूरी तरह से ब्रिटेन अलग हो गया। ठीक है, लेकिन घोषणा जब आ जाएगा तो 31 जनवरी 2020। ठीक है, अब पहले जो 28 मेंबर थे EU में, अब कितने मेंबर हो गए? 27। जैसा कि आपको पता है 1931 में स्थापित संगठन राष्ट्रमंडल
जो पहले ब्रिटिश के जो गुलाम रहे थे, अधिकांश वही देश हैं, एक दो को छोड़ करके, तो उसमें कुल 54 मेंबर हैं। लेकिन 2016 में एक मेंबर को निलंबित कर दिया गया था और वो भारत का पड़ोसी था, उसे फिर से 2020 में शामिल कर लिया गया। वो देश कौन सा है? तो ये है मालदीव। ठीक है, तो अब 54 मेंबर फिर से हो गए हैं, कोई भी निलंबित वर्तमान में नहीं है। अगला जो है रोहिंग्या मुस्लिम, ये मामला के बारे में दिया हुआ है। तो यहाँ सिर्फ इतना जान लीजिएगा जेपीएससी के दृष्टिकोण से, ये किस देश के निवासी हैं। क्लियर? तो ये वास्तव में म्यांमार के निवासी हैं। अब म्यांमार के रखाइन प्रांत में इनका मुख्य रूप से निवास है। म्यांमार में थोड़ा सा वो बौद्ध बहुल देश है और ये मुस्लिम हैं। ये कहीं ना कहीं अत्याचार के थोड़ा शिकार रहे हैं और यह भी आरोप इन पर लगता है कि ये बांग्लादेशी हैं, बांग्लादेश से आए हुए मुस्लिम हैं। तो भारत में भी कई रोहिंग्या जो हैं कश्मीर क्षेत्र में, आपका दिल्ली क्षेत्र में शरणार्थी बन करके रह रहे हैं। बांग्लादेश में भी बड़ी मात्रा में रोहिंग्या हैं। क्लियर? तो उनकी अपनी अलग समस्या है। यूरो जोन में अब कुल कितने देश हो गए हैं? तो 19 देश हो गए हैं। अभी मैंने बताया कुल 28 देश जो थे यूरोपियन यूनियन में, उसमें एक देश चला गया ब्रिटेन, तो 27 देश। 27 में से 19 देश जो है यूरो जोन में है, यानी कि 19 देशों ने यूरो मुद्रा को स्वीकार किया है। अगला जो है शेंजन संधि, इसमें 27 देश में से 26 देश यूरोपियन यूनियन के शामिल है। शेंजन संधि क्या होता है? शेंजन संधि के अंतर्गत जो देश शामिल हैं यूरोपियन यूनियन के, उनके लिए स्पेशल वीज़ा की ज़रूरत नहीं होती, वो कहीं भी जा सकते हैं उन 26 देशों में। क्लियर? यूरोपियन यूनियन का ही एक संधि है शेंजन संधि। आइए, शिखर सम्मेलन आसियान का 37वां बैठक हुआ है और भारत आसियान का 17वां बैठक हुआ है और पूर्वी एशिया का 15वां बैठक हुआ है। आसियान देखिए 8 अगस्त 1967 को स्थापित हुआ था। पहले तो हर साल एक एक बैठक ही होता था, लेकिन अब 2-2 बैठक होते हैं आसियान की। अब मेजबान देश जो एक बार बन गया किसी साल, तो दोनों बैठक उसी को आयोजन करना पड़ता है। सिर्फ आसियान का ही बैठक को आयोजित नहीं करता है, बल्कि भारत आसियान का शिखर बैठक भी उसी के माध्यम से आयोजित होता है। अब पूर्वी एशिया का बैठक भी उसी माध्यम से आयोजित होता है। तो इन सारे का उसी मेजबानी में आयोजन जब हो रहा है, तो इन सारे तीनों बैठकों का आयोजन करता कौन है? वियतनाम है। और अगला साल जो आपका आयोजन दिया गया है ब्रुनेई को दिया गया है। इसके बारे में डिटेल अगर आपको जानना है आसियान के बारे में, तो जो इंटरनेशनल वाला जो वीडियो है उसका लिंक मैं दे दूंगा, वहाँ पर चले जाइएगा। कौन सा देश किस ईयर में शामिल हुआ आसियान में, वहाँ का मुद्दा है, वो करेंट अफेयर्स का मुद्दा नहीं है। अब आसियान +3 क्या होता है, भी प्रश्न आ सकता है। तो आसियान +3 भी एक समझ लीजिए कि 2 संगठनों के मिल करके बना है। तो +3 में कौन कौन देश शामिल होते हैं? तो दक्षिण कोरिया, जापान और चीन। और भारत का क्या स्टेटस है आसियान के मामले में, इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा। डायलॉग पार्टनर है, वार्ता सहभागी है। और इसमें क्या क्या आपको पढ़ना पड़ सकता है, ठीक है? तो एक तो पढ़ लीजिएगा कि आसियान का आदर्श क्या है, 1 विजन 1 आइडेंटिटी 1 कम्युनिटी, ये पढ़ लीजिएगा। दूसरा, पूर्वी एशिया में जो सम्मेलन होता है, तो इसमें आखिर कौन कौन मेंबर शामिल होते हैं? तो आसियान के जो 10 मेंबर्स हैं +8 मेंबर्स, ठीक है, टोटल 18 मेंबर्स शामिल होते हैं। तो इस 8 मेंबर्स में कौन कौन है? तो नीचे ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड है, पूर्व की ओर दक्षिण कोरिया, जापान और चाइना हो गया, इधर एकमात्र भारत है, और उधर से 2 शक्तिशाली देश रूस और चीन है। अगला जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है वह है G20। इसका 15वां सम्मेलन आयोजित होने वाला था सऊदी अरब में, लेकिन कोरोना के कारण हुआ नहीं, तो ऑनलाइन कर दिया गया, वर्चुअल सम्मेलन हुआ, मेजबान उसी को माना गया, ठीक है, अध्यक्ष वही था। तो यहाँ पर जो आपका गठन इसका 1999 में हुआ था और 2008 से इसका शिखर सम्मेलन शुरू हुआ। 2020 में जो रियाद में प्रस्तावित था वही उसी पर अभी चर्चा चल रही है। 21 में इटली में होगा और 23 में इंडिया में होगा G20 का सम्मेलन। इसको बहुत इम्पोर्टेंट है 2023, ओके। और G20 में इस बार जो रियाद सम्मेलन था वर्चुअल, उसमें मोदी का संबोधन का जो विषय था उपग्रह संरक्षण, ओके, उपग्रह संरक्षण। ब्रिक्स, इसका 12वां हेड समिट जो है रूस में हुआ है, ओके, जिसमें हेड्स मीन्स हुए हर देश के जो भी सदस्य देश हैं उसके प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति ही भाग लेते हैं। थीम को जरूर याद कर लीजिएगा, ब्रिक्स का 12वां समिट का थीम्स क्या था जो रूस में आयोजित हुआ।
इसका था ग्लोबल स्टेबिलिटी, शेयर्ड सिक्योरिटी एंड इनोवेटिव ग्रोथ, यानी कि वैश्विक स्थिरता, साझा सुरक्षा, अभिनव विकास। पहला बैठक कहाँ हुआ था ब्रिक्स का, उसको देख लीजिएगा, वो आ जाया करता है कातेरिन वर्ग में। और विश्व 20 में रसिया में जो आयोजित हुआ, और विश्व 21 में कहाँ होने वाला है, तो भारत में। देखिए विश्व 23 में G20 भी भारत में होगा, और विश्व 21 में जो आपका ब्रिक्स का सम्मेलन है वह भारत में होगा। अब हम लोग आते हैं SCO पर, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, संघाई सहयोग संगठन। इसका 20वां सम्मेलन हुआ है, ठीक है, ये रूस में ही हुआ है। और इसका पहला सम्मेलन जो हुआ था 2001 में संघाई में हुआ है। तो कहाँ हुआ है 20वां वाला जो लेटेस्ट, वही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। पहला वाला एक, बीच वाला इंपॉर्टेंट नहीं होता है। अब चलिए बात करते हैं एपेक्स शिखर सम्मेलन की। ये 27वां एपेक्स शिखर सम्मेलन 2020 में है, ये आयोजित हुआ है। 21 मेंबर्स इसके हैं। इसका आयोजन जो हुआ है मलेशिया में हुआ है, और 28वां जो है 2021 में वो न्यूजीलैंड में होगा। अब आइए गुटनिरपेक्ष आंदोलन, नैम, ओके। इसका 18वां सम्मेलन बाकू में हुआ था अक्टूबर 2019 में, जिसमें अजरबैजान, जो अब बाकू है अजरबैजान का कैपिटल है, और 3 वर्ष में एक बार इसका आयोजन होता है। चलिए अब गुटनिरपेक्ष आंदोलन पर आते हैं। तो इसका 18वां सम्मेलन जो हुआ है बाकू में हुआ है, जो अजरबैजान का राजधानी है, और इस सम्मेलन का अध्यक्षता भी अजरबैजान के द्वारा ही किया जा रहा था, और वर्तमान में भी गुटनिरपेक्ष का अध्यक्ष अजरबैजान ही है। अब आइए बिमस्टेक, इसकी स्थापना 1997 में हुई थी, डिटेल में यहाँ नहीं जाना है। और इसका जो लास्ट बार जो आपका बैठक हुआ, शीर्ष बैठक हुआ शीर्ष नेताओं का, वो काठमांडू में हुआ, और 5वां शिखर सम्मेलन श्रीलंका में निर्धारित है। लेकिन कोई भी ईयर अभी तक निर्धारित नहीं किया गया है कि किस ईयर में होगा। इसका फुल फॉर्म जरूर याद कर लीजिएगा, है ना। बिमस्टेक बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे सार्क और आसियान का जो है कड़ी माना जाता है। इसके फुल फॉर्म को जरूर याद कर लीजिएगा, बे ऑफ बंगाल मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिकल कोऑपरेशन। अब इसके 7 मेंबर हैं बिमस्टेक के, ओके। और डिटेल इसका जानना है तो नीचे जो लिंक दूंगा वहाँ पर चले जाइएगा। सारे विश्व के सारे संगठन का काफ़ी डिटेल में वहाँ बताया गया है। और JPSC पेपर 1 में चूँकि अंतर्राष्ट्रीय संगठन शामिल है, इसलिए क्लास लिया गया था उसका। राष्ट्रमंडल जो है आपका 2018 में लास्ट बार जो था लंदन में हुआ। 2020 में रवांडा में आपका ये निर्धारित था, लेकिन कोरोना के कारण नहीं हो पाया है। और 2022 समोआ में निर्धारित है, तो 2020 वाला आगे होगा, उसके बाद ही समोआ वाला होगा, ओके। G15 का देखिए अंतिम बार 2012 में ही हुआ है। लेकिन एक चीज़ यहाँ याद रखिएगा G15 में, कि G15 नाम है, पहले 15 देश थे, लेकिन अभी वर्तमान में इसके 17 देश हैं। दक्षेश का भी वही G15 टाइप का हाल है ना, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। तो यहाँ पर भी भारत पाकिस्तान के बीच जो आपसी तनाव है, जिसके कारण दक्षेश एक असफल संगठन के रूप में आप देख सकते हैं, क्योंकि इसकी गतिविधियाँ जो हैं नहीं के बराबर हैं। और इसका बैठक जो अंतिम बार शिखर बैठक जो आप बोल सकते हैं, तो 2014 में हुआ था। वहाँ पर भी काफ़ी वाद विवाद हुआ। चीन के प्रभाव में पाकिस्तान हमेशा रहता था, जिसके कारण परिवहन से रिलेटेड जो समझौता होने वाला था सार्क देशों में, वो पाकिस्तान के सहयोग नहीं मिलने के कारण वो समझौता नहीं हो पाया। 2016 में चूँकि पाकिस्तान में आयोजित था इसका शिखर सम्मेलन, भारत ने भाग लेने से इनकार कर दिया। उसके बाद से पाकिस्तान ही मेज़बान बना हुआ है, लेकिन भारत वहाँ जाना नहीं चाहता है, जिसके कारण सार्क का बैठक जो संभव नहीं हो पा रहा है। चलिए एक कर लेना है आपको कि नाटो का जो है 30वां सदस्य कौन बना है, तो नॉर्थ मैसेडोनिया। नाटो जो 1949 में बना था, 4 अप्रैल 1949 को रूस से मुकाबला करने के लिए पूंजीवादी देशों का एक तरह से बोल सकते हैं कि सैन्य संगठन था। तो में जो करना है, इसमें अच्छी तरह से कलेक्शन दे दिया गया है, उसको अच्छी तरह से कर लीजिएगा। यहाँ ध्यान रखिएगा कि कौन सी संस्था जारी करती है और उस सूचकांक में भारत का क्या स्थान है, सबसे पहला स्थान किसका है और सबसे अंतिम स्थान किसका है। ये 4 चीज़ को कर लीजिएगा, प्रारंभिक परीक्षा के लिए काफ़ी होगा। चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं भ्रष्टाचार बोध सूचकांक, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स। इसको जो जारी करता है जर्मनी की एक संस्था है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, उसके द्वारा जारी किया जाता है। इस बार जो है 2020 के लिए जो जारी किया गया वो 180 देशों के मध्य जारी किया गया, जिसमें भारत को 86वां स्थान दिया गया। इस 86वें स्थान में कई अन्य देश भी शामिल थे, जिसमें उनकी संख्या 5 थी।
मोरक्को, बुर्किना फासो, ट्रिनिडाद टोबैगो, टर्की और तिमोर। क्लियर। अगर भारत के पड़ोसी देशों के साथ तुलना को देखा जाए तो यहाँ पर यही आपको तुलना में पढ़ना है कि भारत से खराब सिचुएशन कितने देशों का और कौन कौन देशों का है, और अच्छा सिचुएशन कितने देशों का और किन किन देशों का है। उनका रैंक याद करने का नहीं ज़रूरत है, पड़ोसी देशों का वह नहीं आएगा। तो भारत से जैसे अगर पड़ोसी देशों की बात की जाए तो भूटान और चीन जो है अच्छी स्थिति में है। पड़ोसी देशों के साथ अगर तुलना किया जाए तो चीन और भूटान भारत से अच्छी सिचुएशन में, भूटान जो है चीन से भी अच्छा सिचुएशन में है, और श्रीलंका, नेपाल, पाकिस्तान, म्यांमार, बांग्लादेश और अफगानिस्तान भारत से खराब सिचुएशन में। एक ब्रिक्स देशों में अगर देखा जाए तो भारत का स्थिति जो है ब्राज़ील और रूस से अच्छा है, ओके, और दक्षिण अफ्रीका और चीन से खराब है ब्रिक्स देशों में। और इसमें जो है करप्शन इंडेक्स में 0 से 100 तक का पॉइंट्स होता है, और 100 जिनका 100 के करीब रहता है जिन देशों का, वो बहुत ही बेस्ट सिचुएशन में रहते हैं, यानी कि भ्रष्टाचार वहाँ पर न्यूनतम होता है। 0 के करीब जिनका रहता है वहाँ भ्रष्टाचार अधिकतम रहता है। अगर देखा जाए कि यहाँ सबसे कम भ्रष्टाचार वाले देश कौन है तो न्यूजीलैंड, और सबसे अधिक सोमालिया। अब ये मानव विकास सूचकांक, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पता ही है आपको कि यूएनडीपी के द्वारा जारी किया जाता है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा। इस बार जो जारी किया गया 189 देशों के लिए, जिसमें भारत की स्थिति बहुत खराब है, 131वें नंबर पर है। और अगर भारत के पड़ोसी देशों की बात की जाए तो श्रीलंका और चीन भारत से बेहतर सिचुएशन में। मानव विकास के मामले में श्रीलंका अच्छा प्रोग्रेस किया है, बाकी जितने भी पड़ोसी देश हैं, चाहे पाकिस्तान हो, बांग्लादेश, नेपाल, अफगानिस्तान, इनकी स्थिति भारत से खराब है। सबसे बेहतर मानव विकास जो हुआ है नॉर्वे में हुआ है, और सबसे खराब सिचुएशन जो है वह नाइजर में है। इसके जो आपके कुछ ये आपके लेवल्स हैं उसको भी आप थोड़ा सा देख सकते हैं। जैसे 0.800 से अधिक वाला जो है अति उच्च मानव विकास के श्रेणी में लाया जाता है। अगर सूचकांक 0.800 से ऊपर है, अगर 0.700 से लेकर 0.800 तक है तो ये उच्च मानव विकास में आएंगे, और मध्यम मानव विकास में आएंगे 0.550 से लेकर के 0.700 तक, यानी कि 550 से 700 तक है। ठीक है, बोला देश से नहीं जाता है, अलग अलग डिजिट बोला जाता है। और 0.550 से जो कम जितने भी कंट्रीज के होंगे वे सारे जो हैं निम्न मानव विकास के श्रेणी में शामिल किए गए हैं। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत को 107 देशों में 94th पोजीशन मिला है। यहाँ पर भी भारत की स्थिति बहुत ही खराब है निश्चित रूप से, और इस रिपोर्ट को जारी करता है 2 गैर सरकारी संगठन। पहला जो गैर सरकारी संगठन है वो जर्मनी का है, वेल्थ उंगेर हिल्फे, जर्मन वर्ड है इसलिए इसका नाम है। कंसर्न वर्ल्ड वाइड आयरलैंड, 2 ठो हो गया संगठन। इन दोनों संगठनों का नाम याद कर जाइएगा। किन आधार पर जारी किया जाता है कर सकते हैं उसको भी, अंडर न्यूट्रिशन, चाइल्ड मोर्टेलिटी इत्यादि। अगर देखा जाए कि भूख का कंडीशन को अगर देखा जाए कि सबसे अच्छा स्थिति कहाँ है तो बेलारूस में है, सबसे बुरा पोजीशन चार्ट में है। ठीक है, और सबसे लास्ट में है, वहाँ भूख की सिचुएशन काफ़ी ख़राब है। अब भारत का सिचुएशन कोई बहुत अच्छा नहीं है। भारत से मात्र 12 ऐसे देश हैं जो भूख से ज़्यादा ग्रस्त हैं। भारत को सीरियस कंडीशन में रखा गया है भूख के मामले में। यहाँ तक आप देखेंगे कि पड़ोसी देश अफगानिस्तान, रवांडा, नाइजीरिया, सभी देश जो हैं, यहाँ तक कि पाकिस्तान वगैरह भी भारत से अच्छी पोजीशन में है भूख के मामले में। भूख का उन लोग ज़्यादा सोल्व कर पाया है। इसका एक कारण हो सकता है कि भारत की एक जो बड़ी जनसंख्या है, इसके कारण प्रॉब्लम्स आते हैं। इसके बाद आप लोकतंत्र सूचकांक कर लेंगे जो द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ब्रिटेन के द्वारा जारी किया जाता है। इसमें भी भारत की स्थिति खराब ही है, 53वां स्थान बताया गया है, और सबसे बेस्ट स्थान नॉर्वे का है। सबसे खराब स्थान जो है आपका उत्तर कोरिया का है। वहाँ तो सही है, लेकिन भारत को दोषपूर्ण लोकतंत्र में रखा गया है। इस समझ से थोड़ा सा बाहर है कि भारत जैसा विशाल लोकतांत्रिक देश, इतने बड़े देश में भी भारत लोकतंत्र को कायम रखने में सक्षम रहा है। जिससे भी ऊपर रखा गया है, देखिए कुछ मैं नाम पढ़ता हूँ, नॉर्वे, आइसलैंड, स्वीडन, न्यूजीलैंड, ये सब छोटे छोटे देश हैं। अगर उन लोगों ने लोकतंत्र को कायम रखा भी है तो भारत जैसी उपलब्धि उनकी नहीं हो सकती है, क्योंकि भारत दूसरा सबसे बड़ा देश है जनसंख्या की दृष्टि से, और क्षेत्रफल की दृष्टि से भी अत्यंत विशाल है। ठीक है,
यहाँ पर लगता है कि कुछ गड़बड़ है, ये सूचकांक इसे पूरी तरह से सही नहीं माना जा सकता है। अब आइए, विश्व में हथियारों का सबसे बड़ा क्रेता कौन है और सबसे बड़ा विक्रेता कौन है? तो ये स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिप्री के द्वारा जारी किया जाता है। तो हथियार का सबसे बड़ा क्रेता जो है सऊदी अरब है, सेकेंड पोजीशन में भारत है, और सबसे बड़ा विक्रेता अमेरिका है, और उसके बाद रूस है। अगर क्रेता और विक्रेता दोनों में ये देखा जाए कि 5वें पोजीशन पर कौन है, तो वह चाइना है। ओके, अब आइए वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स, इसमें जो आपका 2017-19 के लिए जारी किया गया है, इसमें टॉप स्थान पर फिनलैंड है और सबसे अंतिम स्थान पर अफगानिस्तान है। भारत को 144वां रैंक दिया गया है 153 देशों में। अपने सारे पड़ोसी देशों से लगभग पीछे है, केवल अफगानिस्तान से ज़्यादा प्रसन्न जो हैं भारत के लोग हैं। बाकी सभी देशों से, पड़ोसी देशों से कम प्रसन्न हैं, ज़्यादा दुखी हैं भारत। इसके बाद आप लोग पढ़ लेंगे आर्थिक स्वतंत्रता रैंकिंग। इसमें भारत को 105वां स्थान मिला है, और यह कनाडा के फ्रेजर इंस्टीट्यूट के द्वारा जारी किया जाता है। द इकोनॉमिक फ्रीडम ऑफ द वर्ल्ड 2020 नामक रिपोर्ट के माध्यम से जारी किया गया। सबसे ज़्यादा आर्थिक रूप से स्वतंत्र है हांगकांग, और सबसे कम आर्थिक रूप से स्वतंत्र है वेनेजुएला। भारत में श्रीलंका और भूटान जो है भारत से अच्छी स्थिति में है आर्थिक स्वतंत्रता के मामले में। बाकी जितने भी पड़ोसी हैं खराब सिचुएशन में हैं। वैश्विक नवाचार रैंकिंग को भी कर लेना है। इसमें 113 देशों में भारत को 48वां स्थान मिला है। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा यह जारी किया जाता है। अब आइए, वैश्विक नवाचार सूचकांक जो है उसमें टॉप स्थान पर कौन है, तो स्विट्जरलैंड है, और सबसे लास्ट में है यमन। टॉप और लास्ट को याद कर लीजिएगा। भारत का पड़ोसी देश में चीन ही भारत से आगे है, बाकी जितने भी देश हैं वो भारत से पीछे हैं। इतना ही करना है। उसके बाद कारोबारी सुगमता, क्लियर, 2020 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर आया करता है एग्जाम में। तो भारत का 63वां स्थान निर्धारित किया गया है, और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंग्लिश में कहा जाता है इसे। और कारोबारी सुगमता सूचकांक में सर्वोच्च स्थान पर है न्यूजीलैंड, और सबसे अंत में है दक्षिण सूडान। इस सूचकांक को जारी करता है विश्व बैंक, क्लियर। और भारत को अगर पड़ोसी देशों के साथ भारत की तुलना की जाए तो चीन ही बेहतर पोजीशन में है, और बाकी जितने भी पड़ोसी देश हैं वे बेहतर पोजीशन में नहीं हैं। कुल 11 मानकों के आधार पर वर्तमान में कारोबारी सूचकांक को जारी किया जा रहा है। अगला जो है कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स, ठीक है, 2020, इसमें भारत को 43वां स्थान मिला है, और इस स्विट्जरलैंड के इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट के द्वारा जारी किया जाता है। सिंगापुर इसमें टॉप है, और सबसे लास्ट है वेनेजुएला लास्ट रैंक में। ब्रिक्स देशों में अगर देखा जाए तो भारत से बेहतर चीन है, और बाकी 3 देश जो हैं ब्रिक्स के उससे भारत बेहतर है, उसको कर लीजिएगा, और लास्ट में दिया हुआ है। टाइम पत्रिका का 100 प्रभावशाली व्यक्ति में भारत के कौन कौन से 5 लोग शामिल हुए हैं, वह भी इम्पोर्टेंट है इस बार के लिए। और इसमें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे ही, और जो एक्टर हैं आयुष्मान खुराना होंगे, ठीक है। इसके अलावा प्रोफेसर रविंद्र गुप्ता, और एक व्यक्ति का विशेष रूप से कीजिएगा, 82 वर्षीय बिल्किस बानो। शाहीन बाग प्रदर्शनों में इनकी हिस्सेदारी रही थी। इससे टाइम पत्रिका प्रभावित हुआ, कितनी उम्र में भी प्रदर्शन में यह भाग ले रही हैं। विश्व की जो सर्वाधिक 100 शक्तिशाली महिलाओं की फोर्ब्स सूची भी जारी हुई है, जिसमें लगातार 10वें वर्ष जर्मनी की चांसलर एंजेला मार्केल रही हैं। और इस 100 शक्तिशाली महिलाओं में 3 महिलाएं भारत की भी हैं, जिसमें निर्मला सीतारमण जो हमारे वित्त मंत्री हैं 41वां स्थान है, और रोशनी मल्होत्रा 55वां स्थान है, और बायोकॉन की किरण मजूमदार 100 को 48वां स्थान दिया गया है। और फोर्ब्स के अरबपति सूचियों में मुकेश अंबानी को भारत का सबसे धनी व्यक्ति घोषित किया गया है। और फोर्ब्स की सूची में अगर विश्व के सबसे धनी व्यक्ति की बात की जाए उस समय अप्रैल 2020 में, तो जेफ बेजोस अमेरिका के हैं, ठीक है, अमेजोन के जो हेड हैं। उसके अलावा भारत के सबसे धनी जो फोर्ब्स के द्वारा घोषित किए जा रहे हैं मुकेश अंबानी, यह लगातार उनका 2020 में 13वां था, और 2021 में कौन सा होगा, 14वां बार लगातार वो भारत के धनी व्यक्ति बनेंगे। अब आइए, किन किन देशों में भारत के नए मिशन स्थापित होंगे, इसका नाम केवल याद कर लीजिएगा देश का। एस्टोनिया, पैराग्वे, डोमिनिक गणराज्य,
एक क्वेश्चन कर लीजिएगा आपका, फेनी पुल बांग्लादेश, भारत बांग्लादेश के बीच जो है वह सबरम और चटगांव किन किन जगहों को जोड़ेगा? भारत के सबरम और चटगांव बांग्लादेश। इसके अलावा एक विश्व का कौन सा ऐसा शहर है जहां अमोनियम नाइट्रेट का भंडार जो विस्फोट होने से पूरे शहर में आतंक का माहौल बन गया था, जिसके कारण वहां के प्रधानमंत्री तक को इस्तीफा देना पड़ा? तो यह है आपका बेरूत शहर है और लेबनान के प्रधानमंत्री हसन दियाब को देना पड़ा है इस्तीफा इस घटना के बाद। विश्व के सबसे भीषण परमाणु बम विस्फोट, ठीक है, जो परीक्षण किया गया था रूस के द्वारा, उस विस्फोट का वीडियो जारी किया गया है। ये परीक्षण हुआ था 1961 में। इसके अलावा दक्षिण कोरिया के किस पूर्व राष्ट्रपति को 17 वर्ष की कैद की सजा भ्रष्टाचार के मामलों में दी गई है? तो यह है ली म्यूंग बांक। क्लियर। भ्रष्टाचार के अलग अलग मामलों में मलेशिया के किस पूर्व प्रधानमंत्री को 12 वर्षों की सजा दी गई है? तो ये नजीब रजाक हैं। क्लियर। और जापान के सम्राट नारुहितो हैं, जानते हैं आप, तो युवराज किसे वहाँ घोषित किया गया है? तो उन्हीं के छोटे भाई अकिशिनो को घोषित किया गया है। एक इम्पोर्टेंट प्रश्न बनता है, नेपाल के द्वारा भारत के किन किन क्षेत्रों पर जो है अपना अधिकार जताया गया था? ये काफ़ी चर्चा में उस समय रहा था। उसमें है काला पानी, लिपियाधुरा और लिपुलेख। एक टोटल 372 वर्ग किलोमीटर का इलाका है। अभी थोड़ा सा पुराना घटना हो गया है लेकिन इम्पोर्टेंस जो है बना हुआ है। और उसके बाद है कि इंटरपोल के किस पूर्व हेड को चीन में 13 वर्ष की कारावास की सज़ा भ्रष्टाचार के मामलों में दी गई है? ठीक है, मेंग हांगवेई को। ठीक है। उसके अलावा ब्रिटेन के किस राजकुमार ने अपनी वरिष्ठता छोड़ दी है, यानी कि एक तरह से जो राज परिवार से वो बाहर आ गए हैं? तो प्रिंस हैरी हैं। जैसा कि आपको पता है, अमेरिका के द्वारा 1972 में अपोलो 17 के माध्यम से पहली बार पृथ्वी से मानवों को अंतरिक्ष चंद्रमा पर उतारा गया था। फिर से एक बार 5 दशकों के बाद फिर से एक बार मानव को चंद्रमा पर भेजने का प्लान कर रहा है और इस मिशन का नाम है आर्टेमिस मिशन। आर्टेमिस मिशन 3 स्तर पर होंगे। आर्टेमिस 1 में जो होगा वो सिर्फ आर्टेमिस अंतरिक्ष यान जाएगा और वह चंद्रमा के चक्कर काट करके वापस आ जाएगा। उसके बाद मानव को भेजा जाएगा, लेकिन मानव को वहाँ पर अंतरिक्ष यात्रियों को उतारा नहीं जाएगा। सेकेंड में आर्टेमिस 3 में भेजा तो जाएगा मानव को और उतारा भी जाएगा। फरवरी 2021 में अमेरिका के किस अंतरिक्ष यान ने मंगल ग्रह पर उतरने में सफलता प्राप्त की? वो है परसिवरेंस। तो इसके साथ साथ आप पहले वाले को भी याद कर सकते हैं कि सोजर्नर, स्पिरिट, अपॉर्चुनिटी और क्यूरोसिटी अमेरिका पहले ही भेज चुका है। इनके नाम को आप रिवीजन कर लीजिएगा। इसके बाद एक मिशन भेजा गया है पहली बार किसी अरब कंट्रीज के द्वारा, किसी मुस्लिम देश के द्वारा पहली बार, होप मिशन मंगल ग्रह को, और यह देश है संयुक्त अरब अमीरात। यह भी इम्पोर्टेंट है। हर सेक्शन पर हम लोगों ने बात की और उस बुक को लेने के बाद जो मैंने आज बताया है उसी सीमा में रह करके पढ़िएगा। अप्रैल मई जून में क्या क्या पढ़ना है, अप्रैल मई जून तक, वह भी मैं बता दूंगा जब ये इधर सारा खत्म हो जाएगा। इस प्रकार इंटरनेशनल करंट अफेयर्स जो पूरे वर्ष के थे 15 माह के, वो समाप्त होते हैं। इतना कर लीजिएगा, उसी बुक से कीजिएगा। इतना में से इंटरनेशनल सेक्शन में जो आना है करंट अफेयर्स, निश्चिंत रहिए आ जाएगा। याद कीजिए और उसको राइटिंग प्रैक्टिस जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले क्लास में। जो भी नए हैं चैनल में सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों को भी बताइए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।